वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 17th लेक्चर है और इसका टाइटल है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस। अब पिछला जो लेसन आया था उसके अंदर कॉस्ट के बारे में डिस्कशन था और इस लेसन के अंदर रेवेन्यू के बारे में डिस्कशन है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस के बारे में। सो रेवेन्यूज़ है क्या? रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? वो इनकम जो फर्म रिसीव करती है गुड्स एंड सर्विसेज सेल होने से। जब गुड्स एंड सर्विसेज सेल होते हैं तो जो उससे कैश इनफ्लो मिलता है फर्म को, उसी को जो है वो रेवेन्यू कहा जाता है। जो कैश रिसीव हुआ सेल करने से गुड्स एंड सर्विसेज को, वही जो है वो किसी भी फर्म की इनकम होती है या रेवेन्यू उसको कहा जाता है। और रेवेन्यू तीन तरह के होते हैं: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि जो भी फुल अमाउंट होता है रिसीव हुआ होता है फर्म को जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने से, तो उसको टोटल रेवेन्यू कहा जाता है। और इसका फार्मूला है TR विच इज़ द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, यानी कि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे 100 सोप सेल हुए और हर एक सोप की जो प्राइस थी वो 10 रुपीज़ थी, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम जो कि प्राइस है और 100 क्वांटिटी, तो 1000 आएगा। तो जो टोटल रेवेन्यू आया वो कितना आया? 1000। और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू से मुराद ये होता है कि एवरेज निकाल लेते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। तो जो टोटल रेवेन्यू होता है उसको क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है। टोटल रेवेन्यू आया 1000, उसको डिवाइड किया जब क्वांटिटी से जो कि 100 है तो 10 रुपीज़ आ गया। तो 10 रुपीज़ जो है वो एवरेज रेवेन्यू है, यानी कि पर यूनिट, यानी कि पर पीस कितनी जो है वो हमें रेवेन्यू मिला जो सेल हुई क्वांटिटीज़। अब नॉर्मली जो है वो यूजुअली तौर पे एवरेज रेवेन्यू प्राइस के ही बराबर होता है, यानी कि AR इज इक्वल टू P। अब ये आगे आएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अभी से ही आप इसको अगर समझ जाते हैं कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस के बराबर होता है, तो फिर आगे इसकी काफ़ी डिटेल आने वाली है, तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो नॉर्मली तो एवरेज रेवेन्यू प्राइस के ही बराबर होता है, लेकिन अगर फर्म जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में इन्वॉल्व होती है, यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से मुराद जो कि अक्सर दुकानदार करते हैं और एक कॉमन सी चीज़ है कि कभी किसी कस्टमर को ज़्यादा प्राइस पे एक चीज़ बेची और कभी किसी कस्टमर को कम प्राइस पे एक चीज़ बेची, तो उससे जो है ज़ाहिर बात है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ऐसे सिचुएशन में प्राइस से थोड़ा फ़र्क आ सकता है एवरेज रेवेन्यू के अंदर, अदरवाइज प्राइस और एवरेज रेवेन्यू जो है वो सेम ही होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी सोप की, अगर 10 रुपये में एक पीस बिक रहा है सोप का, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो है वो इक्वली है। उसके बाद है फिर मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जो एडिशनल इनकम मिल रही है एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से, एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से जो एडिशनल इनकम मिल रही है उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। इसी वजह से इसका फार्मूला चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द चेंज इन क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे 1000 रुपीज़ मिले 100 यूनिट सोल्ड करके, अब एक और यूनिट बेचा जाता है 10 रुपीज़ का, तो 101 यूनिट्स बिकते हैं 1000 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ के। तो वो जो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से, वो जो है मार्जिनल रेवेन्यू कहलाया जाएगा। उसके बाद है प्राइस टेकिंग एंड प्राइस मेकिंग फर्म। अब प्राइस टेकिंग फर्म्स भी होती हैं और प्राइस मेकिंग फर्म्स भी होती हैं। प्राइस टेकिंग फर्म जो होती हैं ये वो फर्म होती हैं जो लाजमी एक्सेप्ट करती हैं जो प्रीवेलिंग प्राइसेस होते हैं मार्केट के अंदर। जो मार्केट के अंदर प्राइस चल रहा होता है उस प्राइस के मुताबिक ही ये प्रोडक्ट्स की जो प्राइस चार्ज करती हैं। और जो मार्केट के अंदर प्राइस होते हैं वो ज़ाहिर बात है डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक डिटरमाइन किया जाता है, कि जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके मुताबिक ही डिसाइड होते हैं प्राइस मार्केट के अंदर। तो प्राइस टेकिंग फर्म जो है अपनी मर्जी से प्राइस जो है वो चार्ज नहीं कर सकती, वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। इतनी बड़ी फर्म नहीं होती प्राइस टेकिंग फर्म के वो प्राइस जो है वो अपनी मर्जी से चार्ज कर सके। और प्राइस मेकिंग फर्म जो होती है ये वो फर्म होती है जो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, और इस फर्म के पास जो है ज़ाहिर बात एक पावर होती है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके। और ये ज़्यादा तौर पे मोनोपोली के अंदर होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही फर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक सिर्फ एक ही फर्म है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, तो उसके पास एक मोनोपोली है और पावर है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। सो ड्राइविंग आ फर्म्स AR एंड MR कर्व फॉर प्राइस टेकिंग फर्म। अब जो प्राइस टेकिंग फर्म होती हैं जो मार्केट के प्राइस को एक्सेप्ट करती हैं, उनका जो AR और MR कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसका AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस बराबर होते हैं।
और ये बात तो पीछे भी आ चुकी है कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस के बराबर होता है, तो इसका एवरेज रेवेन्यू और एमआर भी बराबर होता है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू भी। तो जो इसका कर्व है वो बिल्कुल जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये इसी वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन है क्योंकि इसका जो प्राइस है वो सेम रहेगा, जितनी भी क्वांटिटी फर्म जो है वो बेचती है तो प्राइस इसका सेम रहेगा, इसी वजह से कर्व हॉरिजॉन्टल है। क्योंकि आप देख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पे प्राइस है, अगर ये कर्व इससे ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो उसका मतलब है कि प्राइस में चेंज आना, और अगर प्राइस में फर्म चेंजेस लाएगी तो ऐसी फर्म, प्राइस टेकिंग फर्म जो है वो कभी भी अपने प्रोडक्ट्स को नहीं सेल कर पाएगी प्राइस में, अगर वो चेंज लेकर आएगी तो उसको लाजमी उसी प्राइस पे सेल करना होगा जो मार्केट के अंदर प्राइस है। और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस उस पर क्वांटिटी दिखाया जा रहा है कि जितनी भी क्वांटिटी वो सेल करेगी तो प्राइस उसके हमेशा सेम ही रहेगा। और इसका जो टोटल रेवेन्यू होगा प्राइस टेकिंग फर्म का, जैसे जैसे वो क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाती जाएगी तो उसका टोटल रेवेन्यू में इजाफा होगा, इनकी जो टोटल इनकम है उसमें इजाफा होता चला जाएगा, क्योंकि वो सेम प्राइस पे बेचेगी। और होगा क्या है कि जब सेम प्राइस पे बेचेगी तो जितना ज़्यादा वो यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, सेल करेगी फर्म, तो उसकी जो टोटल इनकम है जाहिर बात है उसमें इजाफा होता चला जाएगा। अगर वो 10 रुपीज़ में सोप बेच रही है तो जाहिर बात है 100 सोप बेचे तो 1000 की इनकम जनरेट हुई, और अगर 200 यूनिट्स बेच दिए तो 2000 की जो है वो इनकम, यानी कि टोटल रेवेन्यू उसका जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इसी तरह से, इसी वजह से ये कर्व जो है वो बिल्कुल ऊपर जाता रहेगा। सो ड्राइविंग अ फर्म्स AR एंड MR कर्व फॉर अ प्राइस मेकिंग फर्म। अब जो प्राइस मेकिंग फर्म है जिसके पास पावर होती है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके प्राइस को, उसका जो AR और MR कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से ड्राइव किया जाता है। अब ये पूरा टेबल दिया हुआ है, इसके आगे फिर कर्व भी आपको दिखाया जाएगा। सो सपोज करें जो प्राइस मेकिंग फर्म है वो शिप प्रोड्यूस करती है, यानी कि जो पानी के जहाज होते हैं वो प्रोड्यूस करती है, वो बनाती है। तो अगर वो पहला यूनिट प्रोड्यूस करेगी तो ऐसे सिचुएशन में जो वो उसकी प्राइस चार्ज करेगी तो प्राइस बराबर होता है AR के एवरेज रेवेन्यू के, ये पहले भी आ चुका है। उसकी वो जो प्राइस चार्ज करेगी यानी कि एवरेज रेवेन्यू वो होगा 8 करोड़ रुपीस। और इसी वजह से उसका जो टोटल रेवेन्यू होगा इनके प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी वो भी 8 करोड़ होगा, क्योंकि अभी एक ही क्वांटिटी सेल हो रही है। तो शुरू में एवरेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू बिल्कुल सेम होंगे, और मार्जिनल रेवेन्यू 0 है क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू एक्स्ट्रा यूनिट, जब एडिशनल यूनिट बेचा जाएगा तब आएगी। तो फिर जब दूसरा यूनिट प्रोड्यूस किया, सेकंड यूनिट, तो फिर ऐसे सिचुएशन में प्राइस उसने कम करना पड़ेगा फर्म को, प्राइस मेकिंग फर्म को प्राइस कम करना पड़ता है जब वो एडिशनल सेल करना चाहती है। तो उसकी प्राइस 8 करोड़ से 7 करोड़ हो गई, और जो टोटल रेवेन्यू है वो 14 आ गया, यानी कि 7 और 8 जो है वो उसको जब ऐड किया गया, सॉरी 7 और 8 को ऐड नहीं किया गया, बल्कि दो क्वांटिटीज जो है वो बेची जा रही हैं 7 करोड़ में। तो 7 को जब मल्टीप्लाई किया 2 से, विच इज़ दी क्वांटिटी, 2 जो है क्वांटिटी और 7 जो है उसकी प्राइस, तो वो 14 हो गया। और इसी तरह से MR जो है, यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है, जो एडिशनल रेवेन्यू होगा वो 6 हो जाएगा, क्योंकि 8 और 8 के बाद 14 आया, जब 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो वो 6 आएगा। और फिर जब तीसरा यूनिट बेचती है या प्रोड्यूस करती है तो वो उसको 6 करोड़ में करेगी, और टोटल जो उसका रेवेन्यू होगा वो होगा 18, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, और जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो 4 होगा, 18 माइनस 14 जो है वो 4 है। और फोर्थ जब यूनिट प्रोड्यूस करेगी तो जो उसका एवरेज रेवेन्यू होगा वो 5 होगा, और जो टोटल रेवेन्यू होगा वो 20 होगा, और मार्जिनल रेवेन्यू इसका 2 होगा। और फिफ्थ यूनिट प्रोड्यूस करेगी तो इसके एवरेज रेवेन्यू 4 होगा, और टोटल रेवेन्यू 20 होगा, और मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाएगा। और 6 यूनिट के अंदर टोटल रेवेन्यू, सॉरी एवरेज रेवेन्यू 3 होगा, टोटल रेवेन्यू 18 होगा, और मार्जिनल रेवेन्यू -2 होगा। और 7th यूनिट जब ये प्रोड्यूस करेगी तो इसका एवरेज रेवेन्यू 2 होगा, टोटल रेवेन्यू 14 होगा, और मार्जिनल रेवेन्यू इसका -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जितने ज़्यादा यूनिट्स जो है वो शिफ्ट के प्रोड्यूस हो रहे हैं या सेल हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है कि जो प्राइस है यानी कि एवरेज रेवेन्यू वो कम होता चला जा रहा है, और टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ता है, शुरू में तो बढ़ता है, लेकिन एक वक्त आता है कि टोटल रेवेन्यू भी बिल्कुल ज़ीरो, वो बढ़ना ख़त्म हो जाएगा और फिर वो भी माइनस में जाएगा। और मार्जिनल रेवेन्यू जो है जाहिर बात है वो शुरू से ही गिरता जा रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू शुरू से ही गिरता जा रहा है। एक वक्त आ रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो रहा है और उसके बाद फिर वो माइनस में जा रहा है, और जब माइनस में मार्जिनल रेवेन्यू जाता है तो ऐसे सिचुएशन में टोटल रेवेन्यू भी गिरता है, वरना तो टोटल रेवेन्यू बढ़ता रहता है।
अब इसी चीज़ को यहाँ ग्राफिकली दी जा रही है आपको। अब आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल के अंदर एवरेज रेवेन्यू ये नीचे जाता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो एवरेज रेवेन्यू को भी यहाँ दिखाया गया है कि वो नीचे जाता जा रहा है, और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो एवरेज रेवेन्यू से भी ज़्यादा तेज़ी से गिरता जा रहा है। तो इसीलिए मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ दिखाया जा रहा है कि वो एवरेज रेवेन्यू से भी ज़्यादा तेज़ी से गिरता जा रहा है। तो इसी चीज़ को ग्राफिकली दिखाया गया है, जो पीछे टेबल में दिखाया गया है। अब अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। उसके लिए आप हैंडआउट से भी रीड कर सकते हैं, और इन स्लाइड्स को डाउनलोड करके भी अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इस लेक्चर को, वीडियो को भी अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। सो प्राइस मेकिंग फर्म जो है वो फेस करती हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग एआर कर्व को। तो जो इसका कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे जाता जा रहा है, और फर्म जो है वो सेल नहीं कर सकती बगैर प्राइस को रिड्यूस किए हुए। और इसी वजह से जब प्राइस को रिड्यूस किए हुए सेल नहीं कर सकती तो प्राइस रिड्यूस करेगी, और इसी वजह से एआर कर्व उसका नीचे जाता जाएगा, क्योंकि प्राइस जो है वो बराबर है एआर के, यानी कि एवरेज रेवेन्यू के। सो द डिमांड फेस्ड बाय द प्राइस मेकर इज इलास्टिक। जो डिमांड फेस करता है प्राइस मेकर वो इलास्टिक फेस करता है अगर एमआर जो है वो पॉजिटिव है। एमआर जब पॉजिटिव होता है तब, एंड देयरफॉर द टोटल रेवेन्यू इंक्रीज। तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करता है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से। और डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है जब एमआर जो है वो नेगेटिव है, एंड देयरफॉर टोटल रेवेन्यू फॉल्स। और उसी और तब क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू जो है वो गिर जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस में डिक्रीज होने से। अब आपके सामने टोटल रेवेन्यू का कर्व है, जो कि टोटल रेवेन्यू भी पीछे आ चुका है यहाँ पे, कि टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ता रहता है शुरू में, और एक वक्त जाके वो बिल्कुल बढ़ना ख़त्म हो जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू माइनस में होता है तो टोटल रेवेन्यू भी गिरता चला जाता है। तो इसी चीज़ को यहाँ ग्राफिकली दिखाया गया है कि टोटल रेवेन्यू जो है वो पहले बढ़ता है, तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है, एक वक्त आता है कि वो थोड़ा उसकी जो स्पीड है बढ़ने की उसमें कमी आती जाती है, और बिल्कुल बढ़ना ख़त्म होता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि टोटल रेवेन्यू भी गिरता चला जाता है जितनी ज़्यादा फिर क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसी चीज़ को यहाँ दिखाया जा रहा है। अब है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फर्म्स जो है वो इंटरेस्टेड होती है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के अंदर, और प्रॉफिट जो है वो क्या है, डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान। जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो प्रॉफिट आता है, जितना ज़्यादा जारी बात है डिफरेंस पाया जाएगा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के अंदर, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इकोनॉमिस्ट का कहना है कि फर्म जो है वो अर्न करती है ज़ीरो अकाउंटिंग प्रॉफिट, यानी कि वो एक्चुअली अर्न करती है नॉर्मल इकोनॉमिक प्रॉफिट, क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर ऑलरेडी नॉर्मल प्रॉफिट शामिल होते हैं, जो कि फर्म्स को के जो ऑनर्स होते हैं उनको ज़रूरी होते हैं अपने आप को बिजनेस में स्टे करने के लिए। और पॉजिटिव प्रॉफिट्स आर फॉर दिस रीजन कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो होते हैं ये वो प्रॉफिट होते हैं जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से। नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर होते हैं, यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता है। अब जब इसकी डिटेल आगे आएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं। हो सकता है इसके ऊपर मैं अलहदा से वीडियो बनाऊँ ग्राफ्स की, जिसके अंदर ग्राफ के जरिए आपको ये चीज़ समझाऊँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि आपको ग्राफ के ज़रिए समझाया जा सके। और अप्रोचेस जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वो दो हैं, दो तरीके हैं जिनसे स्टडी किया जा सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। एक तो TRTC अप्रोच, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट की अप्रोच, और एक MRMC अप्रोच यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की अप्रोच। तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट की जो अप्रोच है इसके मुताबिक प्रॉफिट वहाँ पर मैक्सिमाइज होगा जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान जो है जारी बात है डिफरेंस पाया जाएगा। जितना ज़्यादा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा ही जो है वो प्रॉफिट होगा फर्म को। और MRMC अप्रोच के मुताबिक दो स्टेप्स हैं आइडेंटिफाई करने के। पहला ये कि फर्म जो है वो फर्स्ट दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इज आइडेंटिफाइड। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है उसको आइडेंटिफाइड किया जाए, ये वो पॉइंट है जहाँ पर MR जो है वो कट करता है MC को। सेकंड क्या, द साइज ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। साइज जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट का कैलकुलेट किया जाता है AC और AR कर्व को यूज़ करते हुए। सो अजम्पशन, अब इसके दो अजम्पशन है कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि नीचे की तरफ उसका जो स्लोप है वो है,
और फर्म जो है वो ऑपरेट कर रही है किसमें, शॉर्ट रन में, यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, जहाँ पे एक फैक्टर कम से कम जो है वो फिक्स रहता है। सो TR एंड TC अप्रोच के मुताबिक अब प्रॉफिट जो है वो जाहिर बात है इस अप्रोच के मुताबिक वहीं पर मैक्सिमाइज होगा जहाँ पे डिफरेंस जो है वो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के दरमियान मैक्सिमम होगा। और अब आपके सामने टेबल दिखाया जा रहा है कि कहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। प्रॉफिट जो है वो वहाँ पर मैक्सिमाइज हो रहा है जब फर्म प्रोड्यूस कर रही है 3 क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू 18 है और टोटल कॉस्ट जो है वो 14 है और जो प्रॉफिट है वो 4 है। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनमें से किसी में भी इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है जितना 3 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने में आ रही है। तो ये जो है 3 क्वांटिटी अगर फर्म प्रोड्यूस करेगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। उसके अलावा MR और MC अप्रोच के मुताबिक अगर हम इस टेबल को देखें तो प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है जब फर्म प्रोड्यूस कर रही है 4 क्वांटिटीज़। अब इसके अंदर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट आ रही है वो मिनिमम है। अब आप देख सकते हैं जितनी भी बाकी यूनिट्स हैं वहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, लेकिन जो 4th यूनिट है यानी कि 4 जो क्वांटिटी है वहाँ पे मिनिमम जो है वो एवरेज कॉस्ट आ रही है। अब इसको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आप हैंड आउट और स्लाइड का यूज़ कर सकते हैं। अभी आखिर में कुछ थ्योरी है जिसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ और हो सकता है इसके लिए मैं ग्राफ की अलग से वीडियो बना के भी समझाऊँ। तो MR और AR जो है अगर सेम रहते हैं लॉन्ग रन के ऊपर तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ऑब्टेन होगा जहां पर MR इंटरसेक्ट करता है LRMC को यानी कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को। और अगर AC यानी कि एवरेज कॉस्ट जो है ऑलवेज अबव है AR के यानी कि एवरेज रेवेन्यू के, तो फर्म विल नेवर बी एबल टू मेक अ प्रॉफिट। ऐसी सिचुएशन में फर्म जो है कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएगी। सो इन दिस केस, इस केस के अंदर द पॉइंट वेयर MC इज इक्वल्स टू MR यानी कि जहाँ पर MR MC के बराबर होगा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के, वो रिप्रेजेंट करेगा लॉस मिनिमाइजिंग पॉइंट को, जहाँ पे मिनिमाइज लॉस्ट होगा। और जब MC और MR इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स के ऊपर, एक पॉइंट के बजाय 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो फर्म को प्रोड्यूस करना चाहिए उस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जहाँ पर MC जो है वो एक्सीड कर रहा है MR को। और अगर AR जो है वो बिलो है AVC के यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, सो इट विल शट डाउन कर देगा वो, सिंस इट इज़ नॉट कवरिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स फिक्स कॉस्ट। फर्म जो है वो बंद हो जाएगी क्योंकि जाहिर बात है ऐसे सिचुएशन में फर्म जो है इवन के अपनी फिक्स कॉस्ट भी जो है कवर नहीं कर पाएगी। तो ये था आज का लेसन नंबर 17। आपको अगर इस लेसन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।